नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे उपचुनाव की बिसात। कौन जीतेगा? दमोह का दंगल, मुद्दे या जातिगत समीकरण, किसका चल रहा है जोर? दिग्गजों की रैलियों का कितना प्रभाव है और दल बदल का मुद्दा कितना जोर मारेगा? ये तमाम वो बातें हैं जो इस वक्त दमोह में चल रही हैं। दमोह विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से बिकाऊ टिकाऊ शब्द को मुद्दा बनाने की बात उठा रही थी, लेकिन क्या यह उतना सफल होगा? आपको बता दें कि 28 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भी हमने ये दल बदल का मुद्दा देखा था, बिकाऊ टिकाऊ शब्द सुने थे, लेकिन क्या हुआ? नतीजे कुछ अलग थे। हालांकि इस बार की हम बात करें और दमोह उपचुनाव की बात करें तो दमोह सीट भी कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के दल बदल कर बीजेपी में जाने के कारण ही खाली हुई है और इसीलिए वहां अब उपचुनाव हो रहे हैं। वादे के अनुसार भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की ओर से अजय टंडन उम्मीदवार है, लेकिन दमोह में यह देखा गया है कि जातिवाद के बाद भी वोटर चेहरे का चुनाव करता है। जयंत मलैया की जीत में उनके सौम्य व्यवहार का बड़ा योगदान रहा, जबकि क्षेत्र में कदम कदम पर मुद्दों की हरियाली है। बीड़ी मजदूरों की समस्या पर अब यहां कोई बात नहीं करता। वोटर ये जरूर महसूस कर रहा है कि जयंत मलैया जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन आपको बता दें कि पिछली बार राहुल लोधी ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता जयंत मलैया को मात्र 800 वोटों से पराजित किया था। मलैया 70 की उम्र पार कर चुके हैं। उनके समकालीन नेता घरों में बैठा दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी उनका टिकट काटना चाहती थी, लेकिन क्षेत्र में मलैया के प्रभाव को अनदेखा नहीं कर पाई थी। वो लगातार 1990 से पार्टी को जीत दिला रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने समीकरण बिगाड़े और इसीलिए ये लगा और निश्चित तौर पर यही ऐसा था कि वहां से जयंत मलैया को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि समीकरण उन्होंने बिगाड़ दिए थे। बहरहाल दमोह की सीट पर जातिगत समीकरण कभी बहुत ज्यादा काम नहीं किए गए। वहां पर चेहरे को और नेतृत्व को महत्वपूर्ण रूप से देखा गया है। पहली बार लोधी ने इस विधानसभा सीट पर चुनाव जीता था। लोधी वोटों की संख्या जैन वोटरों से ज्यादा है। सीट पर लगभग 14,000 जैन और 48,000 से अधिक लोधिक वोटर हैं। मलैया जैन है। दमोह के वोटर आज भी मलैया के प्रभाव में है। खासकर शहरी क्षेत्र का वोटर कांग्रेस की रणनीति ग्रामीण वोटर के साथ अनुसूचित जाति वोटर को बांधे रखने की है। इस क्षेत्र में 40,000 से अधिक अनुसूचित जाति वर्ग का वोटर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस बार जातिगत नहीं, दिग्गजों के कितनी रैलियां हैं, दिग्गजों की कितनी पैठ है, दिग्गजों का क्या कहना है और उनका व्यवहार, ये बहुत सारी बातें हैं, मुद्दे, ये वो बातें हैं जो बहुत ज्यादा प्रभाव मुझे लगता है दमोह में देखने को मिलेगा। और जीत तो खैर किसकी होगी ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है, उसमें किसी का बस नहीं चलता। लेकिन हाँ, जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया की वहां पैठ, तमाम लोगों का ऐसा नहीं है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान यदि गए हैं तो कमलनाथ भी गए हैं, दिग्गी भी गए हैं और प्रचार प्रसार जोरों से हुआ है। 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है, बहुत कम दिन बचे हैं। दमोह के जो सांसद हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, वो भी तमाम चीजों को लेकर गंभीरता से वहां पर हैं और उनका भी देखिए अच्छा खासा वर्चस्व है। तो ऐसा लगता है कि इस बार जितनी भी बातें हम देख रहे हैं, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात भी कर लें तो उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से भी जुड़ी हुई हैं। बड़ा बलहरा सीट के विधायक प्रद्युम्न लोधी और राहुल लोधी चचेरे भाई हैं। प्रद्युम्न लोधी भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। राहुल लोधी को उनके साथ ही भाजपा में शामिल होना था, लेकिन चूक गए। राहुल लोधी ने अक्टूबर में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उधर हम यदि इन तमाम बातों से हटकर, यदि हम सिर्फ मलैया और लोधी इन जगहों से हटकर यदि हम अजय टंडन की बात करें तो देखिए, अजय टंडन प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं। पहले भी उनको टिकट मिली थी लेकिन जीत नहीं पाए थे और इस बार उम्मीद है उनको कि उनकी जीत होगी। क्या होगा, क्या है उपचुनाव की बिसात, क्या है दमोह का दंगल, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भगवान दास सबनानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। भगवान दास सबनानी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले भगवान दास सबनानी जी आपसे करना चाहती हूं, क्या कह रहा है दमोह का दंगल, क्या है मुख्य रूप से? क्योंकि एक बात तो है, सिर्फ जातिगत समीकरण नहीं, देखिए बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इस बार चेहरे, काम, नेतृत्व, दिग्गजों की रैलियां, दिग्गजों का वहां जाना, कहना, बहुत सारी बातें हैं जो वाकई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
सुमनानी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुमनानी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, क्या कह रहा है दमोह का दंगल? देखिए, दमोह की हालत हो या पूरे प्रदेश की हालत है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दमोह में भी वही समस्या है। वहां भी 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, 90 रुपए का डीजल मिल रहा है। दमोह में भी 900 का गैस सिलेंडर है। वहां भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। वहां के व्यापार भी चौपट हो चुके हैं। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्थाएं सब ध्वस्त हो चुकी हैं, चाहे दमोह हो या पूरा प्रदेश हो। तो जनता के सामने सब कुछ क्लियर है। और जो बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी में जाने के पहले 4 दिन पहले उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिया था कि मैं अपने पिता की औलाद नहीं यदि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूं। और अमित शाह और मोदी जी, ये देश में 2 लोग ऐसे हैं जो विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। उसके बाद ये बीजेपी में चले गए। तो इससे ये जो प्रत्याशी है, इस प्रत्याशी के बारे में दमोह की जनता को अच्छी तरह से पता है कि मतलब एक कांग्रेस के साथ भी धोखा दिया उन्होंने, अपने समाज के साथ भी धोखा दिया, जनता के सामने भी धोखा दिया, और विधायकों की जो इज्जत पहले से ही गिरी हुई रहती है उसको भी उन्होंने जीरो कर दिया। पहले ही विधायक और सांसद और नेताओं को लोग, जनता उतना सम्मान नहीं देती है जितना देना चाहिए। तो राहुल लोधी ने जो काम किया वो बहुत एक तरह से कहना चाहिए कि वो बिक गए। तो सारी स्थिति क्लियर है। और जहां तक बात है दमोह की करें, हम प्रदेश की करें, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। हमारा घर हो, दम हो, जिला हो, सब कुछ अर्थव्यवस्था से चलता है। प्रदेश सरकार 2000 करोड़ रुपया हर महीने कर्जा ले रही है। तो जनता को समझना चाहिए। और हमारा तो 1 साल के अंदर हमने जो काम किया था, आप देखिए 1 साल के अंदर हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, 1000 गौशालाएं बनाई थी, उसका भी अभी कुछ का हमने कर दिया था उद्घाटन। अभी उन्होंने, शिवराज सिंह जी ने उसका श्रेय लेने का प्रयास किया कि 1000 गौशालाएं कमलनाथ जी ने नहीं, शिवराज जी ने बनाई है, जबकि हमने उनका भूमि पूजन किया था, वो प्लान हमारा था। मेट्रो ट्रेन जो 15-16 साल में शिवराज जी शुरू नहीं कर पाए थे, वो हमने शुरू की। किसानों का बिजली का बिल आधा किया, प्रदेश में निवेश लाए। तो जनता को सारी स्थिति देखना चाहिए। केवल जो नेता अभी जा रहे हैं 1 महीने के अंदर, चाहे शिवराज जी जा रहे हैं या कोई भी जा रहे हैं, जनता को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि ये भोपाल से जो नेता जा रहे हैं ये तो भोपाल वापस चले जाएंगे। जनता को अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, देश कहाँ जा रहा है, हिंदुस्तान कैसे चौपट हो रहा है। जनता इसको दिमाग में रखते हुए वोट देगी। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राहुल जी ने जो गद्दारी की है, उनकी जमानत जब्त होगी। चलिए, क्या होगा जनता जनार्दन के हाथ में है, देखते हैं। भगवान दास सबनानी जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। भगवान दास सबनानी जी, क्या लगता है, क्या कह रहा है दमोह का दंगल? जिस तरीके से कांग्रेस को लगता है कि राहुल लोधी ने जिस तरीके से दगाबाजी की है, निश्चित तौर पर उनकी जमानत जब्त होगी। हालांकि सब कुछ जनता के हाथों में है, अब पक्ष विपक्ष हैं, अपनी बात रख सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या कह रही है दमोह की कहानी? देखिए, कांग्रेस को कुछ गलतफहमियां हो गई हैं, उसका भी मुझे लगता है इनका भी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गलतफहमियां इनकी दूर हो जाएंगी। कुछ तो 28 विधानसभा के उपचुनाव में हुई थी, कुछ ये दमोह के उपचुनाव में भी हो जाएंगी। जब 2 मई को परिणाम आएंगे तब तक ये समझ चुके होंगे कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है। रही बात, मैं अभी चूंकि पूरा इनके वक्तव्य को नहीं सुन पाया था, लेकिन मेरा साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। राहुल लोधी जी की अपनी लोकप्रियता है, जो पार्टी के साथ जुड़ने के कारण और बड़े अंतर के साथ हम जीतेंगे। कांग्रेस को जनता ने चुना था, 2018 के चुनाव में चुना था, और चुनाव चुनने के बाद उनसे जो अपेक्षाएं थी, जो उन्होंने वादे किए थे जनता से, वो 15 महीने के शासन में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज, किसान का कर्ज माफ होता, बेरोजगारों को 4000 का बेरोजगारी भत्ता मिलता। इसके एवज में, इसके बदले में हुआ ये कि वल्लभ भवन पहली बार दलालों का अड्डा बन गया। वहां रेत माफिया, वहां तबादला माफिया,
तबादलों का उद्योग शुरू हो गया था इस थोड़े सी अवधि में, और वहां शराब माफिया नीतियां बनाने लगा था कि मध्य प्रदेश कैसे चलेगा। और इस हिसाब से मध्य प्रदेश की उन जन भावनाओं का पूरी तरीके से उनका अपमान करने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। और जो वादे करके लोग गए थे, जो चुनाव जीते थे, उनको लगता था कि हम जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे अगर हम अपने वादे किए हुए वादे पूरे नहीं कर सके तो। और इसी दृष्टि से अनेक साथी कांग्रेस छोड़ के फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, बड़ी सफलता मिली। आज मध्य प्रदेश की स्थायी सरकार, मजबूत सरकार बन गई है। रही बात दमोह की, तो दमोह भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत क्षेत्र रहा है। आदरणीय जयंत मलैया जी ने वहां विकास के काम किए, लेकिन गए चुनाव में 2018 के चुनाव में इन्हीं राहुल लोधी जी से थोड़े से मतों से वो पीछे रह गए थे। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जयंत मलैया जी उनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके साथ है, और सभी लोग ये पार्टी के जिस गंभीरता के साथ पार्टी चुनाव लड़ती है, इसी दृष्टि से दमोह का उपचुनाव भी लड़ा जा रहा है। इसलिए वहां की जनता विकास को साथ देना चाहती है। माननीय शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण के, किसान कल्याण के कार्यक्रम चलाए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के किसानों को जो मिला है, उसके उन उपलब्धियों के साथ नए किसान कानून बनने के बाद से किसान कानून में जो सुधार हुआ है, उसके बाद मध्य प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी होगी। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने संबल जैसी ऐसी योजनाएं, अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने अपनी अल्प अवधि की सरकार में उनको बंद कर दिया। बेटी के जो कन्यादान की योजना थी, जो बच्चों का सम्मान होता था, मेधावी बच्चों का, वो सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी बिना कुछ सोचे विचारे कि एक जन कल्याण की योजनाएं हैं, जनता के हित की योजनाएं हैं, उनको बंद कर दिया। और माफिया अपने हिसाब से मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहा था, और जिसके कारण चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी अपमान हो रहा था। लोगों ने उनका कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज दमोह का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर के साथ जीतेगी, और ये भी तय हो जाएगा। ये जमानत जब्त की बात करते हैं, कांग्रेस की कहीं जमानत जब्त ना हो जाए, ऐसी स्थितियां बन गई हैं वहां। अब कांग्रेस का प्रत्याशी धनबल के आधार पे चुनाव जीतना चाहता है, नोट बांटना चाहता है। पुराना 2018 में भी उनकी एक सीडी जनता के बीच में गई थी, वो कहते थे बिना शराब और बिना नोट के चुनाव नहीं जीत सकते। तो परंपरागत तरीके से कांग्रेस का ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, इलेक्शन के तौर पर हम इलेक्शन में देखते हैं कि वो इस तरीके से 5 साल कुछ नहीं करना, ये दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल से हमको मालूम है, 10 साल में कुछ नहीं किया। हम चुनाव के समय में मतदाता को प्रलोभन दे करके वोट खरीदने के लिए नोट देंगे, तमाम ऐसे उपक्रम करेंगे। और वैसे ही जो कांग्रेस के अभी प्रत्याशी है टंडन जी, वो भी इसी काम में माहिर है। वो खुद कहते भी थे कि बिना इसके नहीं जीता जाता, तो उनके पास ये हथियार बचा होगा, उसके भरोसे वो चुनाव लड़ रहे होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता अब इसको स्वीकार नहीं करेगी। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज जी की शक्ति को और बढ़ाएगी, ताकि मध्य प्रदेश विकास की और ऊंचाइयों की ओर बढ़े, मध्य प्रदेश देश में खड़ा हो और मध्य प्रदेश का चाहूं और विकास हो। इस दृष्टि से ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। चलिए, क्या होगा, मैं बार बार वही कह रही हूं कि इन सब से ऊपर यदि हम देखें तो फिर जनता जनार्दन है, उन्हीं को चुनना है कि आखिर क्या होगा। रमेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश शर्मा जी, क्या लगता है, काफी रैलियां देख ली, काफी दिग्गजों की जमघट वहां देख ली, चाहे प्रदेश के मुखिया हों, चाहे पूर्व सीएम कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अपनी अपनी तरीके से जोर शोर से प्रचार चल रहा है दमोह के उपचुनाव को जीतने का। इन सब के बीच में यदि प्रत्याशियों के चेहरों की हम बात करें मुद्दों के साथ में, तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जनता वहां की जातिगत देखती है, लेकिन जितना आंकड़े हमने देखे सुने हैं, जातिगत नहीं है, कुछ हद तक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव वहां की लोकप्रियता, और इसमें कोई दो राह नहीं है बोलते हुए भी, क्योंकि जितना अभी तक देखा पढ़ा गया उसमें बस यही था कि जयंत मलैया को बहुत ज्यादा प्यार वहां की जनता ने एक लंबे समय दिया। और मुझे लगता है पिछली बार जो डिफरेंसेस आए थे उनकी हार के, 800 वोटों से राहुल लोधी वहां से जीत हासिल करके आए थे, वो भी रामकृष्ण कुसमरिया ने जिस तरीके से निर्दलीय रूप से उम्मीदवारी ठोकी थी वहां, तो वो थोड़े से समीकरण बिगड़े थे। लेकिन अब इस बात को कैसे माना जाए कि इस बार फिर से वही राहुल लोधी जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ हैं,
तो बहुत ज्यादा जीत दिला पाएंगे? क्योंकि देखिए, बदलाव और जीत का अंतर बहुत ज्यादा हार जीत का नहीं था पिछली बार भी, तो इस बार कैसे वो 100% ले जाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। देखिए, मोटे तौर पर उपचुनाव का एक मनोविज्ञान होता है और क्षेत्र का भी अपना एक मनोविज्ञान होता है। उपचुनाव के मनोविज्ञान में मान करके चलिए, ज्यादातर जो परिणाम आता है वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में आता है। आप देख लीजिए उपचुनाव का इतिहास। दूसरा जो बिंदु है दमोह का, जो आपने खुद बताया कि पिछली बार अगर जयंत मलैया हारे थे तो वो रामकृष्ण कुशमरिया के विद्रोह के कारण हारे थे। हालांकि विद्रोह की स्थिति इस बार फिर भी, क्योंकि जो भाजपा के उम्मीदवार राहुल लोधी खड़े हैं, उनके भाई लगते हैं रिश्ते में, वो भी खड़े हुए हैं निर्दलीय तौर पर। उसके पीछे कोशिश संभवतः लोधी वोट के डिवीजन की रही होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसका एक कारण है कि अगर हम देखें तो जयंत मलैया का परिवार संघ और जनसंघ के जमाने से भाजपा का परंपरागत परिवार रहा। उनके पिताजी, चाचा जी, पूरा परिवार उनका विचार यात्रा से जुड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर के ये जो बीच में खबरें आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं उम्मीदवारी को लेकर के नाराज है, तो उसमें कोई बहुत दम नहीं है। दूसरा, अगर आप देखें कि दमोह की पृष्ठभूमि, बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि, बुंदेलखंड की वो पृष्ठभूमि है जहाँ राष्ट्र भाव है, और उन्होंने एक जो बिरले क्षेत्र है बुंदेलखंड, उसमें से एक है कि जिन्होंने कभी ना अकबर के सामने समर्पण किया, ना औरंगजेब के सामने समर्पण किया और ना अंग्रेजों के सामने समर्पण किया। जो लंबी लड़ाइयां लड़ी हुई हैं बुंदेलखंड में, सबसे ज्यादा लड़ी हैं, इसीलिए वो उपेक्षित और अवहेलित और गरीब इलाका रह गया है। तो कुल मिलाकर के इस समय कुछ भी हो देश में, अब सही है गलत है वो तो कांग्रेस और भाजपा के लोग बताएंगे, लेकिन मोदी जी की लहर से राष्ट्र भाव का माहौल बदला है। वो अयोध्या का हो, वो 370 का हो, वो 3 तलाक का मामला हो, वो लव जिहाद का मामला हो, कहीं ना कहीं या बालाकोट में जो घुस करके उन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र भाव का है। ये माहौल दमोह में और बुंदेलखंड में है, इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। राहुल लोधी भाजपा में आ गए हैं, इसका लाभ भी उनको मिलेगा। अब जयंत मलैया को साथ लिया है पार्टी ने, उनको अलग से हेलीकॉप्टर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये सारे लाभ उनको मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बहुत ज्यादा, हालांकि जनता के मन में क्या है ये तो कह नहीं सकते। जहां तक रैलियों का सवाल है, मुद्दों का सवाल है, सभाओं का सवाल है, ये केवल मतदाता को इस बात के लिए जागरूक करते हैं कि वो मतदान में अधिक से अधिक हिस्सा लें, क्योंकि इस समय कोरोना का माहौल है, गर्मी अचानक तेज आ गई है, तो रैलियां इसलिए जोर दिया जा रहा है कि मतदाता अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे। बाकी मतदाता क्या करेगा ये तो अपन को 2 मई को पता चलेगा, लेकिन उपचुनाव का फैसला हमेशा सत्तारूढ़ दल की तरफ जाता है। अभी जो झुकाव दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव दिख रहा है, ऐसा लगता है। और हार जीत का अंतर कम वोटों से नहीं होगा। अगर भाई साहब राहुल भी हारते भी हैं और जीतते भी हैं, वोटों का अंतर अच्छा खासा होगा, कम से कम 5 से 10 हजार का अंतर तो होगा हार जीत का। ये ऐसा 800 वोट 1000 वोट की हार जीत नहीं होगी, हार जीत का बड़ा अंतर होगा। बिल्कुल। राम पांडे जी, यदि हम अजय टंडन की बात करें तो एक प्रभावशाली राजनीतिक उनकी पकड़ भी है, परिवार भी है, और ये बिल्कुल माना गया है कि पहले भी उनको टिकट्स मिली थी पर वो जीते नहीं थे। और इस बार यदि हम कंपेयर करें प्रत्याशी के रूप में, तो हमने खुद अजय टंडन जी से एक बार बात की थी, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि राहुल लोधी वो इंसान हैं जिनको हमने बनाया है, जिनके लिए हमने काम किया था, कांग्रेस ने काम किया था। आज वो ठीक है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन गए हैं, लेकिन हमको पता है कि किस तरीके से कांग्रेस की पैठ थी, उनको बनाने वाले हम थे, तो निश्चित तौर पर हमारी वो पकड़ है, हम जीतेंगे। लेकिन अब एक बात जैसे रमेश जी ने भी कही है कि एक मनोवैज्ञानिक ये एक बात हो सकती है कि सत्तारूढ़ दल को, जिसकी सरकार होती है, उसे बहुत फायदा मिलता है उपचुनाव में, अभी तक के आंकड़ों को देखा जाए तो। ठीक है, वो क्या है बात अलग है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो दमोह की ऐसी कौन सी बात लगती है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है और इस बार कांग्रेस उन मुद्दों को भुनाकर जीत हासिल करेगी? देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने अजय टंडन जी के बारे में कहा, तो पहली बात तो मैं उनके क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी बोलती है झूठ बोलती है। अभी अजय टंडन जी के बारे में बोला था, वही शब्द 2018 में राहुल लोधी के बारे में बोले थे। 2018 में वही शब्द इन लोगों ने सिंधिया के बारे में बोले थे कि सिंधिया भूमाफिया है। वही शब्द इन्होंने मुकुल रॉय के बारे में बोले, शुभेंदु अधिकारी के बारे। ऐसे देश के प्रदेश के सैकड़ों नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, घोटालेबाज बनाते हैं, उनको गालियां देते हैं, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो ये उनके फिर चरण छूते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं वो सफेद झूठ बोलते हैं, उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जाए। देखिए, अभी 28 विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें शिवराज सिंह जी कितनी घोषणाएं करके गए थे, एक भी घोषणा पर काम नहीं हुआ है।
ऐसे ही गोहद में शिवराज सिंह जी जा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, किसी पर भी काम नहीं होगा। 26,000 झूठी घोषणाओं के बारे में पहले ही पता है। और जो 28 विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उसमें बीजेपी के प्रवक्ता कभी ये नहीं कहेंगे कि 3 मंत्री हारे थे, इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया, ऐदल सिंह कंसाना, और 9 नए विधायक हमने बना कर दिए। 28 विधायक हमने पहले बना कर दिए थे और ये 9 विधायक हमने फिर बना कर दिए। यदि कोई विधायक बिक जाता है, कल को शिवराज सिंह जी बिक जाएं और किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो ये शिवराज सिंह जी की गलती है। शिवराज सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी गद्दार और धोखेबाज नहीं कहेगी यदि शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, क्योंकि जो पार्टी जिस नेता को बनाती है वो नेता बिना किसी कारण के दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसको गद्दार धोखेबाज तो कहा ही जाएगा। और राहुल लोधी तो वो है जो 4 दिन पहले इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं यदि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूं तो। और मोदी और अमित शाह खरीद फरोख्त के बनाते हैं। ये राहुल लोधी का यदि आप इंटरव्यू देख लें और यदि गोहद वाले उस इंटरव्यू को सुन लें तो राहुल लोधी को अपने घर में नहीं घुसने थे। आज बताइए कोरोना का क्या संकट हो रहा है, कोरोना इसमें कितनी बुरी तरह से फैल रहा है, और स्वास्थ्य मंत्री वहां घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं, रैली कर रहे हैं, यहाँ तो कर रहे हैं लोगों से मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। खंडवा में बेचारी महिलाओं को, गरीब आदमियों के सर फोड़ दिए डंडे से मार मार के कोरोना संक्रमित होने पर, और वहां जाकर शिवराज जी और स्वास्थ्य मंत्री जी रैलियां कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। जब से कोरोना आया है किसी ने स्वास्थ्य मंत्री को ये नहीं देखा है कि वो अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हो या डॉक्टर की मीटिंग ले रहे हो या दवाओं के बारे में कोई चर्चा कर रहे हो, तो इनको किसी की बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, पूरे दमों में लगे हुए हैं। शिवराज जी ने भी खुद 3 दिन का वहां दमों में प्लान बना लिया है कि वही दमों में जाकर डेरा डालेंगे। तो इनके लिए चुनाव लड़ना, चुनाव में पैसा खर्च करना और जनता को गुमराह करना, ये इनका राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद होता है देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। यदि देश गरीब रहेगा, राम पांडे जी, ऐसा तो कोई एक मुद्दा बताइए ना जो भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं कर पाई हो और कांग्रेस उसे बनाकर इस बार जीत हासिल करे। जे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 30 रुपए का हम पेट्रोल देंगे, पेट्रोल 100 रुपए का है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि गैस का सिलेंडर हम की कीमत कम करेंगे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम नौकरियां देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम व्यापक 16 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दमोह का नाम मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में किसी क्षेत्र में नहीं आता। मध्य प्रदेश में यदि कोई सबसे बड़ा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है तो ये दमोह का ही क्षेत्र माना जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलने के लिए है क्या वहां? ठीक, भगवान दास समरानी जी, बहुत सारे सवाल हैं। कांग्रेस के पास जो एक साल का समय मिला था, 1 साल के समय में दुनिया का कोई मुख्यमंत्री इतने काम नहीं कर सकता जितना कमलनाथ जी ने किया। और ये मतलब भवन को कहते हैं दलालों का अड्डा, इनको शर्म नहीं आती। ये इन्होंने चगला घर बना दिया है, ये वहां दलाली कर रहे हैं, चगला घर चला रहे हैं ये वहां, इनको शर्म नहीं आती। जब देखो बल्लभ भवन को दलालों का गड्ढा बोलते हैं, वहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं, हजारों महिलाएं काम करती है, सबको ये दलाल, सब कर्मचारी दलाल, सब नेता दलाल, इस तरह से इनको शर्म नहीं आती है, पूरे देश को दलाल बोल रहे हैं। ठीक है, जब देखो भगवान दास समरानी जी अपनी बात रखिएगा। ठीक है राम पांडे जी, भवन को दलालों का अड्डा बोलते हैं। ठीक है, चलिए उनका पक्ष आने दीजिए। जाता था ये उसको दलालों का अड्डा बोलते हैं। चलिए, और मुझे लगता है इस पूरी चर्चा में हम दमोह पर ही फोकस्ड रहे। हालांकि देखिए मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश दमोह में आता है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम बात दमोह के दंगल की कर रहे हैं तो प्लीज उस पर रहिए। मुझे लगता है कि इनकी खींच बताती है कि जमीन के नीचे से अब सब चीजें खिसक चुकी हैं। अब ये रसातल की ओर कांग्रेस जा रही है, ये इनकी खींच बताती है। ये रटा रटाया डायलॉग है आपका, कुछ दूसरी लाइन बोला करिए। ये रटी रटाया लाइन, आप हमेशा यही लाइन बोलते हैं। कुछ नया बोलिए, कुछ नया सीख कर आए हो तो। मुझे ऐसा लगता है कुछ नया सीख कर आए हो सबरानी जी, ट्रेनिंग में कुछ नया बताया हो तो नया बोलिए। ये आप सारे प्रवक्ता एक ही लाइन बोलते हैं। चलिए राम पांडे जी, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। जी 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 बोलिए। मैं कितनी विनम्रता के साथ उनको सुन रहा था, उनके बारे में विनम्रता। आप दलाल बोल रहे हैं, कर्मचारियों को आप दलाल बोल रहे हैं, ये विनम्रता है आपकी? दलालों का अड्डा आपने बना दिया था, मैं फिर से दोहराता हूं। आप कर्मचारी, हजारों कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, दलालों का। दमोह पे बात कीजिए प्लीज, वल्लभ भवन पे हम बात कर भी नहीं रहे, दमोह पर आइए प्लीज। मेरा ये कहना है कि दमोह में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती रही। आज एक लंबे समय के बाद देखिए, कांग्रेस इस देश में हुकूमत करती रही बहुत लंबी अवधि तक। क्या दिया क्या नहीं दिया ये सबको मालूम है। मध्य प्रदेश में भी इन 16 सालों को छोड़ करके आजादी के बाद एक लंबा पीरियड कांग्रेस पार्टी का सरकार के रूप में रहा है।
लेकिन उनके किसी एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल को काम की दृष्टि से नहीं आंका गया, नहीं देखा गया। और अगर पिछले हमने जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनको मध्य प्रदेश में कि बंटाधार मध्य प्रदेश का किसी शासक के रूप में हुआ तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप वही में रटी हुआ। रटाई और बात ये- बोल ली। बंटाधार 16 साल से बोल रहे हो और कप्तानी जी, कोई नया शब्द बोलिए। ये शब्द सारे प्रवक्ता बोलते हैं, कुछ नया बोलिए। तो ये तो कम से कम आपको इस बात पे कांग्रेस में भी ये एक रट लिया है क्लास आपने, लगानी चाहिए। आपको रटा दिया है, कि कोई कम से नया कम शब्द बोलिए। भारतीय जनता डिबेट पार्टी हो के रही है तो कार्यकर्ता डिबेट में एक लाइन लोगों पे को बात कुछ नया करते। सुनने को मिले। डिबेट में लाखों लोग सुन रहे हैं सुदेश जी इसको, कुछ नया आज शब्द मध्य बोलिए। प्रदेश यही बोल ले, हम सुन लेंगे। राम अब पांडे बाकी जी, तो- मैंने कई बार बोला प्लीज उनका पक्ष रखने दीजिए। देखिए इंटरप्ट कीजिए, आपत्ति है बोलिए, प्लीज अपने समय में बोलिए ना, ऐसे अच्छी चर्चा थोड़ी हो पाएगी। सबनानी जी बोलिए। सपना जी झूठ बोलिए, बोलिए। मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश के दमोह की जनता बहुत जागरूक जनता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद मिला है। अभी एक लंबे समय की जो एक मांग थी मेडिकल कॉलेज की, आज राहुल लोधी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते से ही जब कहा कि हमको वहाँ मेडिकल कॉलेज की सौगात चाहिए, कमलनाथ जी ने नहीं दी थी, शिवराज सिंह जी चौहान ने दी। एक बड़ा काम वहां से हो रहा है। मध्य प्रदेश के विकास के एक नए दरवाजे वहां से खुल रहे हैं और तेजी के साथ मध्य प्रदेश विकास करे। मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए चलने वाली जो संबल की योजना थी, मैं बार बार कहता हूँ, हमको कम से कम झूठ बोल इन रहे हैं, चीजों पर संबल योजना बंद नहीं की थी। अरे- आप झूठ मत बोलिए, मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है। संबल योजना बंद नहीं की थी। तो जनता ने इसलिए तो आपको जनता ने इसलिए आपको बंद कर दिया। जनता ने आपको बंद कर दिया। अब आप सौ के नीचे है ना, अब आप और नीचे के आंकड़ों पर जाएंगे। बदतमीजी की हद होती है। समझ जाइए आप, समझ जाइए। किया गया था, फालतू की बातें करते हो। लूट मचा रखी थी आपको, आपने उसको दुरुस्त किया जा रहा फालतू की था। बातें करते हो, सुनने नहीं। मुझे स्वदेश अब मुझे लगता है कि जब आप इनको मर्यादित तरीके से नहीं रोक सकते तो फिर हमको ही, जब आप बात सुनना ही नहीं चाहते, आप पक्ष सुनना ही नहीं चाहते। मध्य प्रदेश ने कांग्रेस को बुरी तरीके से नकार दिया है। इस दमोह के विधानसभा का उपचुनाव भी ये परिणाम आपके सामने 2 मई को ला देगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज जी ने अपनी 15 साल की सरकार में लगातार काम किए और 2018 के चुनाव में भी वोट ऑफ परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा था। दुर्घटनावश बनी हुई सरकार थी, 3-4 सीटों के अंतर से जीती हुई सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन जो जनता से किए हुए वादे थे, कौन से वादा पूरा किया? एक किसान को 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया हो तो वो बता दे। एक बेरोजगार को 4,000 का बेरोजगारी भत्ता दिया हो तो उस पर कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता आ जाएं और डिबेट कर ले। लेकिन फालतू की केवल बातें करना, दुनिया भर की बातें करना और ये केवल समय नष्ट करना, अरे मुद्दों पर आइए और जनता के बीच में जाइए, जनता निर्णय कर लेगी। जनता सबसे ज्यादा समझदार है। चलिए देखिए, निर्णय कर दिया है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार है, मजबूत सरकार है और ये विधानसभा का ये उपचुनाव भी दमोह का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। आपकी खींच इसका प्रमाण है कि ये चुनाव भी अब कांग्रेस के अब न नेता है, ठीक है, न नियत है, चलिए न ठीक है। नजर देखिए समय की सीमा है, रमेश शर्मा जी का पक्ष आ जाने दीजिए बहुत जल्दी से। रमेश जी देखिए, पक्ष विपक्ष अपनी बातें रखेंगे, जनता जनार्दन के दिल में क्या है उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, नतीजों से सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि दमोह में विकास और मुद्दे कितने प्रभावी हैं, क्या लगता है? बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, मोटे तौर पर विकास और मुद्दे की बातें मुश्किल से 10 से 20% तक प्रभाव करते हैं। बाकी 80% अलग अलग चीजें होती हैं। पार्टियों की अपनी विचारधारा होती है, सरकार की साख होती है, चेहरों का अपना आकर्षण होता है, व्यक्ति के अपने पूर्वाग्रह और पसंद होते हैं। ये सब मिलाकर के 80 तक चला जाता है। विकास और जो मुद्दे हैं तात्कालिक, ये केवल 20% प्रभावित करते हैं। और इस समय किसी भी हर मतदाता ने किसको वोट देना है वो दमोह का मतदाता तय कर दिया। लेकिन ये जो सभाएं और रैलियों का है, ये केवल वो मतदाता घर से निकल करके मतदान केंद्र तक जाए, ये उसके लिए ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो मोटे तौर पर किसको वोट देना है वो लगभग तय है और बाकी क्या परिणाम होगा वो तो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, उपचुनाव में हमेशा सरकार को मदद मिलती है, वो सरकार के साथ जाता है। पिछले उपचुनाव भी आप देख लीजिए, 2 तिहाई
सीटें भाजपा ने जीती थी। अब उसके पीछे कांग्रेस को अपनी रणनीति पर भी विचार करना चाहिए। वो उपचुनाव में कांग्रेस की हार अपने आप में आश्चर्यजनक है, उनको अपनी रणनीति पर भी विचार करना चाहिए कि कहां पर उनकी चूक हुई है, किस तरीके का। मुझे एक बात बताइए, ज्यादातर चीजें अगर हम आरोप लगाए, व्यक्तिगत जिंदगी में भी अगर मैं प्रतिदिन आपके साथ कहूँ कि फला आदमी खराब, तो आप चिढ़ जाएंगे और मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो मोटे तौर पर आक्षेपात्मक राजनीति जो होती है, आरोपात्मक राजनीति होती है, वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलती। तो कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दों को, सकारात्मक मुद्दों को आप देख लें। अगर इंदिरा जी ने चुनाव जीता है, अटल जी ने चुनाव जीता है और राजीव गांधी ने चुनाव जीता है, तो हमेशा सकारात्मक लाइन पर चुनाव जीता है, सकारात्मक नारा दिया है, सब परिणाम आता है। तो कांग्रेस को भी अपनी एक रणनीति पर विचार करना चाहिए, सकारात्मक मुद्दे, सकारात्मक नारे लाने चाहिए, आरोपात्मक चीजों से मुक्त होना चाहिए राजनीतिक दलों को। बिल्कुल। चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उपचुनाव की बिसात, बात ये हो रही है कि दमोह का दंगल कौन जीतेगा, ये तो हमें नतीजों जब आएंगे तो पता चल जाएगा। 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, जातिगत समीकरण जो हम अक्सर बात करते हैं चुनाव में, वो प्रभाव डालते हैं। लेकिन दमोह की यदि हम बात करें तो वहां पर जयंत मलैया का एक वर्चस्व रहा है। लंबे समय से वो वहां से जीतते आए हैं। उनका व्यवहार जनता को बहुत पसंद था। पिछली बार भी जब हारे, बहुत कम वोटों का मार्जिन था, मात्र 800 वोटों के मार्जिन से वो हारे थे। वो भी रामकृष्ण कुसमरिया निर्दलीय रूप में वहां उम्मीदवार थे। इस बार राहुल लोधी कितनी मात दे पाएंगे? अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी से वो दांव खेल रहे हैं। उधर से कांग्रेस ने अजय टंडन को मैदान में उतारा है। क्या होगा? रोचक तो है, क्योंकि तमाम दिग्गजों की पैठ वहां बनी हुई है, रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं। वाकई में जो दमोह का जंगल होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किसे चुनती है। और पल पल की तमाम अपडेट इस चुनावी बिसात की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।